नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत कुछ है, मांग थी कि आंसर राइटिंग को जो है सिखाया जाए वीडियो के माध्यम से और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो चलिएगा, ये आंसर राइटिंग की जो क्लास है, इस क्लास का नाम जो है यूँ कह लीजिएगा कि यह जो है किसी सन विशेष को टारगेटेड नहीं है कि आप कहें 2025 के मेंस के लिए है, 2026 के मेंस के लिए है। इसका उद्देश्य जो है आंसर राइटिंग का जो आधार होता है, आंसर राइटिंग का जो आधारभूत तत्व है, उसको क्या करना, आप में विकसित करना, उस आधारभूत तत्व को वो विकसित करना क्या है, मेरा उद्देश्य है। और यकीन मानिएगा कि कोर्स तो बिकते हैं, आपके मेंस के खूब कोर्स बिकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको क्या करवा दिया जाता है, नोट्स बनवा दिया जाता है, आंसर राइटिंग नहीं सिखाई जाती है। याद रखना, आंसर राइटिंग जो है एक प्रकार की क्या होती है, कला है। क्या है, आंसर राइटिंग एक कला है। और आप अगर सिंपल सा सिद्धांत जानते हैं कि कला कोई भी हो, वो अभ्यास के बाद ही निखरती है। ध्यान रखना, कला उसी को कहा जाता है जो अभ्यास करने के बाद हर दिन क्या होती है, बेहतर होती है, उसी को कला कहते हैं। अगर आप कला की परिभाषा जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपने मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सिद्ध किए होंगे कि यह कला है या विज्ञान। तो जो चीज़ अभ्यास से बेहतर बनती जाती है उसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। चूंकि ये हाथों से निकली हुई कला है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा ऐसे कला जो है कहा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ हाथों से निकली हुई कला नहीं कह सकते, क्योंकि हाथों से आपके ग्राफ बन सकते हैं, राइटिंग बन सकती है, इसमें जो है दिमाग की ताकत भी आपकी लगती है, लंबे अनुभव भी लगते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग जो है क्या करते हैं कि एक दिन जो है सीधा सा प्रश्न मिला, आपने क्या किया, आंसर राइटिंग किया, और आपको लगता है कि क्या हो जाएगी, अब इतने में जो है आंसर राइटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यह संभव नहीं है। मेरे स्टेप जो है ध्यान कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर इतना कर सकते हैं तो आंसर राइटिंग का सपना देखिएगा, बेहतर मेंस लिखने का जो है आप प्रयास कर सकते हैं, और बेहतर मेंस होगा तभी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। अन्यथा आप जो है इंटरव्यू में क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर आपका मेंस जो है बेहतर नहीं है, अगर आप यकीन मानिए 1500 नंबर में जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो 175 नंबर में बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ पाएंगे। इस बात को जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपका बेहतर है तो यहाँ कमजोर भी है, कोई फर्क ना पड़ता। आप कुछ भी ना बताएंगे इंटरव्यू में तो आपको 50 से 60 नंबर मिल जाएंगे। अगर सिंपल सा सॉरी भी बोल देंगे तब भी आपको 50-60 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ जो आप 1500 नंबर में क्या कर लेते हैं, 800 नंबर ले आते हैं, सिलेक्शन किसी का दादा नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, यहाँ फोकस करना चाहिए। ये है आपके सिलेक्शन की मेन चाबी। और आप कहाँ घूम रहे हैं, मुझे सिलेबस चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए। अरे भाई, नोट्स लेकर के क्या करेंगे, सिलेक्शन जो है नोट्स से नहीं होता है। कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, आपके पास में जो है पाठ्यक्रम जो है पता होना चाहिए। उसके बाद जो है पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पास में क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ये होना काफ़ी नहीं है, बहुत लोग को। और कोचिंग में क्या होता है, आपको पाठ्यक्रम और कंटेंट प्रदान किया जाता है, आपको जो है नोट्स बना दिया जाता है। आप सिलेक्शन का जो मेन पहलू है उसको छुआ ही नहीं, जिससे क्या कहते हैं, उत्तर लेखन कहते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर लेखन कहते हैं। ये तो आपने छुआ ही नहीं, फिर सिलेक्शन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। और उत्तर लेखन क्या होता है, जो आपके पास में कंटेंट है उसको एमपीपीएससी क्या कर रहा है, एक विशेष फॉर्मेट में आपसे मांग कर रहा है। आपसे 2 नंबर में मांग रहा है, आपसे 7 नंबर में मांग रहा है, आपसे 10 नंबर में मांग रहा है। यहाँ आपसे अधिकतम 20 शब्द मांग रहा है, यहाँ आपसे अधिकतम 60 शब्द मांग रहा है, यहाँ आपसे अधिकतम 200 शब्द मांग रहा है। इसको जो है, इस कंटेंट को इस फॉर्मेट में जो आपकी सजाने की प्रक्रिया है, उसका नाम क्या है, आंसर राइटिंग है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, उम्मीद है जो है आप ये समझ रहे होंगे। ये कैसे आएगा, ये भाई साहब कला है, ठीक है। ये क्या है, एक कला है। और अगर एक बार आप आंसर राइटिंग सीख गए ना, तो यकीन मानिएगा आप जो है किसी भी सब्जेक्ट का उत्तर लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है। अगर जो है मैं आंसर राइटिंग सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप मुझसे कमजोर नहीं रहे होंगे, ना होंगे। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे, इसके लिए जो है आपको क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर तरीका चाहिए होता है। आप जो है डेली अभ्यास करें। अब डेली अभ्यास जो है अपने मन से नहीं होता है, खुद के मन से नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मतलब ऐसा नियम बनाना होगा, या फिर अपने आप खुद इतना कठोर संकल्प ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास में आपसे अधिक योग्यता वाले व्यक्ति का क्या मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए,
मार्गदर्शन मिल जाए, तब आप जो है बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको क्या करवाएगा, एक टुकड़ों में बांट बांट करके जो है आपको टारगेट देगा डेली का, जिसे आप क्या कहते हैं कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आपको इतना कंटेंट तैयार करना है। अगर ये मिल जाए आपको, साथ ही साथ में एक प्रतिस्पर्धी माहौल मिल जाए, गलतियों पर नजर रखने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो आप भी क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्या ये मिलता है सभी जगह? बिल्कुल मिलता है, लेकिन यकीन मानिएगा कि सिर्फ दिखावे पर मत भागिएगा। बहुत से जो है चलती हैं कोचिंग, बहुत चलती है, मैंने भी लगभग कई जगह जो है ऑनलाइन ये काम किया हुआ है, और मैंने भी कई जगह जो है कोर्स खरीदे हुए हैं, लेकिन अंततः जो मैंने जिस तरीके से सीखा है वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा, आज जो हमने क्या किए हैं, आपको जो क्वेश्चन दिए हैं, मैंने 5 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के दिए थे। कितने दिए थे? 2 मार्क के जो है 5 प्रश्न दिए थे। मैं उनको जो है लिखने के लिए आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ। और इसके पहले मैंने जो है एक प्रश्न दिया था, सुत्त पिटक वाला जो है प्रश्न दिया था, ठीक है, सुत्त पिटक वाला, तो उसकी आंसर राइटिंग की थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, और फिर इसके बाद में जो आज हमने ये मैं फॉर्मेट बना कर खिलाया हूँ, उनकी भी आंसर राइटिंग की हुई है, उसको भी जो है आप देख लेंगे। मैंने जो इतिहास विषय की अभी हम क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज अपन शुरू कर रहे हैं, उसमें जो पहला टेस्ट है कल जो है आपका 5 तारीख को होने वाला है, 5 मई को, उसमें इतिहास, प्राचीन इतिहास का ही होने वाला है, ठीक है। और ये सिर्फ मैं बता दूं कि फिर से कह दूं, इस समय को टारगेटेड नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे जो है 2025 का मेंस इसमें कंप्लीट हो जाएगा, मैं टारगेट नहीं रख रहा हूँ। मैं जो है वो चीज़ें विकसित कर रहा हूँ कि आंसर राइटिंग की जो कला होती है वो आपके अंतर्गत जो है दी जा रही है। देखिएगा, हमारे पास में जो है कल एक प्रश्न था, उस प्रश्न का नाम था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक पर जो है क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। ये जो है हमारे पास में प्रश्न था। अब ये प्रश्न जो है अपन के पास में कितने में था, 7 मार्क्स में था। अधिकतम आप इसमें कितने दे सकते हैं, 7 जो है क्या है नंबर का प्रश्न है, और इसमें आपको 60 शब्द क्या करने थे, जो है देने थे। कितने शब्द देने थे आपको, जो है 60 शब्द जो है देने थे। अब इसमें जो लिखने का आपका फॉर्मेट आया हुआ था, बहुत से लोगों ने क्या है लिख करके भेजा हुआ था, लेकिन मुझे वैसा आंसर नहीं मिला जिसमें जो मैं क्या कर सकूं, लगभग 55 से 60% नंबर दे सकूं। इसमें अगर आप इतनी चीजें देखिएगा, हर जो है टॉपिक का क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, सारांश होता है, उसकी मेन बातें होती हैं, कीज होती हैं। अगर वो चीज जो है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो उन चीजों को ढूंढता है, अगर आप उन चीजों को जो क्या कर देते हैं, बता देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर जो है एवरेज से जो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर एवरेज से ज्यादा हो जाता है तो मतलब कि आपको 55 से लगा करके 60% मार्क्स मिल जाते हैं। इतने मार्क्स में कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें वो कौन सी खास बातें हैं जो आपको क्या करना होगा, कम से कम देना होगा। ध्यान रखना, आपके पास में 9 से जो है 10 लाइन की क्या है, जगह है, और आपको जो कॉपी में जो है लिख करके जो लिखना होता है। कई लोग क्या कर देते हैं, सिंपल पेज में लिख देते हैं, वैसा मत लिखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा, एमपीपीएससी का मैंने आपको फॉर्मेट भी भेजा हुआ था, एक ऐसी कॉपी आती है, उसमें फिक्स जगह होती है, फिक्स लाइनें होती हैं, और उन्हीं के अंतर्गत फिक्स समय होता है भाई साहब। अधिकतम आपके पास में यूं कह सकते हैं 2 मिनट 30 सेकंड का अधिकतम समय जो है हो सकता है 7 नंबर का उत्तर लिखने के। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, अन्यथा पेपर जो है छूट जाएगा। मैंने 30 सेकंड जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए दे रखा है कि आप दिमाग में 30 सेकंड में अपना उत्तर का कंटेंट जो है निकाल लें। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत सारा जो है सुत्त पिटक में लिख करके बता दूं, बहुत सारी भाषा, क्योंकि अटेम्प्ट भी तो करना है, लिख भी ले तो लेना चाहिए 2 मिनट 30 सेकंड में। अगर बहुत कुछ बता दिया तो क्या लिख पाओगे, क्या नहीं लिख पाओगे। तो मैं जो है कई बार मेंस लिख चुका हूं, तो परीक्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक विषय का जो विशेषज्ञ होता है, अगर इतिहास के आप प्रोफेसर से पूछोगे तो बहुत सारी बातें जो है बता देगा, लेकिन संभव भी तो होना चाहिए वहां पर लिख पाना। एमपीपीएससी का मेंस भी तो उसको कम से कम अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा जो होती है ना फ्रेंड्स, तो ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि हर एक चीज की क्या है, सीमा है। अगर उस सीमा को आप क्रॉस कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ बात सिलेक्शन की है, बात फिलहाल ज्ञान की नहीं है। ज्ञान जो है आपका होता है, अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन की सीमा तक जो है आप अपने ज्ञान को रखिएगा, बाकी जिंदगी में जो है ज्ञान कमाते रहिएगा। अब देखिएगा, सुत्त पिटक क्या है। आप जानते हैं कि एक धर्म है, और उस धर्म का नाम है क्या, बौद्ध धर्म। क्या नाम है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में जो है 3 पिटक हैं, ठीक है। पिटक का अर्थ होता है, क्या होता है, टोकरी होता है, यानी कि 3 जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक कौन सा है, अभिधम्म पिटक है, ठीक है। एक जो है आपका अभिधम्म पिटक है, और एक कौन सा है, एक जो है आपका सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है, और एक कौन सा है आपका जो है विनय पिटक है, ठीक है, विनय पिटक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो अभिधम्म पिटक में जो बौद्ध धर्म का क्या है, दर्शन है, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक में क्या मिलता है, जो गौतम बुद्ध द्वारा, भगवान गौतम बुद्ध जो क्या देते थे, अपनी शिक्षाएं देते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं। तो जो उपदेश देते थे उन उपदेशों का संकलन कहाँ पर है, सुत्त पिटक में है।
और विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में जो है नियम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं। कौन से नियम दिए गए हैं, जो बौद्ध संघ होता था कि संघ में बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रवेश करना है, कौन से आचरण करने हैं, कौन किसकी लीडरशिप करेगा, ये सब जो है नियम कहाँ पर दिए हुए हैं, खासतौर से आचरण के नियम जो है विनय पिटक में है। हमारा प्रश्न किसके अंतर्गत है, हमारा प्रश्न जो है सुत्त पिटक के अंतर्गत है। तो क्या मैं परिचय के रूप में ये लाइन नहीं लिख सकता कि सुत्त पिटक जो है, ठीक है, सुत्त पिटक जो है, और जो सुत्त पिटक है वो बौद्ध धर्म के प्रमुख त्रिपिटक ग्रंथों में से एक है। ये इतना ही आपको एक लाइन में ही परिचय देना है, क्योंकि आपके पास में क्या है 9 लाइनें हैं। कोशिश करिएगा 2 लाइन से ज्यादा मत दीजिएगा परिचय देने में, अन्यथा मेन कंटेंट आप क्या कर पाएंगे, छोड़ देंगे। तो 2 लाइन अधिकतम ले सकते हैं आप, ठीक है। 1 लाइन ही ले लीजिएगा, अच्छी बात है। अगर 1 लाइन में जितने कम शब्दों में अपनी बात रख पाएंगे ना, तो आप उतना ही बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है डिटेल में लिखना क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है अगर आपको संकुचित चीजें लिखना हो, क्योंकि उसमें कीवर्ड को जो है एक सेंटेंस में बैठाना होता है। तो पहला जो परिचय आपका शुरू होगा वो क्या होगा कि जो सुत्त पिटक है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटकों में से एक है, डैश कीजिएगा। अब बताइएगा सुत्त पिटक में क्या खास बातें हैं, अर्थ बता दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है धर्म उपदेश, यानी कि गौतम बुद्ध जी द्वारा जो है धर्मों के बारे में उपदेश दिया गया था। ऐसा मत लिखिएगा कि इसका अर्थ जो है गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए धर्मों का उपदेश है, सिंपल सा लिख दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत धर्मोपदेश, और आगे अर्थ जो है अर्थ डैश ऐसा लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। कई बार वो जो है मेंस की कॉपी दिन रात उसका चेक करने का काम होता है, तो आप कुछ भी लिख देंगे वो समझ जाएगा कि इस बच्चे की गहराई कितनी है। तो अर्थ आप बता देंगे, चलिएगा अर्थ आप बता देंगे। पहली बात क्या बताएंगे इसमें जो है, देखिएगा क्या क्या बताएंगे सुत्त पिटक में। सबसे पहली बात आपने क्या कर दिया, इसका जो है 1 लाइन के अंतर्गत क्या बताया आपने, परिचय बताया। दूसरी बात जो है आपने क्या बताया, अर्थ बताया, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। और तीसरी बात इसमें बता सकते हैं आप, अर्थ के साथ में जो है यहाँ आगे खाली जगह बच जाएगी, तो उसी में जो है कॉमा करके आप बताइएगा कि इसका जो है समय कब का है, यानी कि कब जो है इसका क्या किया गया था, लेखन किया गया था। इसके जो है लेखक कौन है, यानी कि इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। और बताइएगा इसकी जो है विषय वस्तु कौन सी है, विषय वस्तु कौन सी है। आप बताइएगा कि इसमें जो है भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी। इनको जो है अब आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। 3 लाइन में इन्हें व्यवस्थित कर लीजिएगा जैसे ही करना है, ठीक है। कॉमा लगा करके लिख दीजिएगा। और यही जो है प्रेजेंटेशन होता है, ये कैसे आएगा कि कैसा बेहतर दिखता है, ये आप जो है लिखते लिखते सीख पाएंगे, एक दिन में ना सीख पाएंगे। तो कंटेंट आपका इतना ही आएगा। इसके बाद जो है आपको बताना है कि इसके जो है भाग कौन कौन से थे। सुत्त पिटक के जो कितने थे, 5 भाग थे, ठीक है। सुत्त पिटक के 5 भाग थे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, इसमें जो था एक आपका क्या था, दीघ निकाय था, ठीक है। एक जो है मध्यम निकाय था, दीघ निकाय था, मध्यम निकाय था, संयुक्त निकाय था, संयुक्त निकाय था। एक जो है अंगुत्तर निकाय था, अंगुत्तर निकाय था। और एक जो है इसमें क्या था आपका खुद्दक निकाय था, ठीक है, खुद्दक निकाय था। अब कई लोगों ने जो है ये लिख करके छोड़ दिया कि 5 भाग होते हैं। भाई ये सिर्फ भाग है, इनके अंतर्गत जो है कुछ वो तो बताइएगा। अभी आपने ये बताया है कि सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या दिया हुआ, क्या क्या बातें दी हुई हैं, तो थोड़ा सा और अंदर जाइएगा, तभी जो है बेहतर होगा। और इनके लिए अलग से हेडिंग नहीं बनानी है, सिंपल इन्हीं में जो क्या कीजिएगा, डैश कीजिएगा कि ये सबसे क्या है, बड़ा निकाय है, और जो है मतलब जो गौतम बुद्ध के बड़े उपदेश थे, बड़ी शिक्षाएं थी, उनका संग्रह है। साथ ही साथ इसमें जो है गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेशों का जो है संकलन देखने को मिलता है। जो जीवन के अंतिम समय पर गौतम बुद्ध ने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, उनका संकलन देखने को मिलता है। साथ ही साथ में गौतम बुद्ध की जो अंत्येष्टि प्रक्रिया है, यानी कि जीवन का अंत जो हुआ था, उसके बाद किस प्रकार का अंत्येष्टि किया गया, उसकी जानकारी मिलती है। मध्यम निकाय जो है, इसमें जो है मध्यम का मतलब मध्यम हो जाएगा, छोटे जो थोड़ा सा मध्यम प्रकार के उपदेश थे, उनका संग्रह देखने को मिलता है। संयुक्त निकाय में अब इसमें जो है एक खास बात है, ये नहीं छोड़ सकते हैं। कौन सी बात है, इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानकारी दी हुई है। अष्टांगिक मार्ग का जिक्र कहाँ मिलता है, ये नहीं छोड़ सकते आप। ये शब्द नहीं अगर मिला तो फिर क्या हो जाएगा, आपको उत्तर में जो है वो वैरायटी नहीं रहेगी। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ये शब्द भी आप जो इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। खुद्दक निकाय जो है छोटे जो वो हैं, मतलब विचार है, छोटे जो उपदेश हैं, और इसमें जो है महापरिनिर्वाण सूत्र जो है इसका क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। तो ये 2 बातें कम से कम आप क्या है, इनको भाई छोड़ नहीं सकते किसी भी अवस्था में। अगर ये छोड़ दिया, एग्जामिनर इनको जरूर ढूंढेगा, आपका कम से कम आधा नंबर तो जाता ही है। अब जो है इसके बाद में क्या आएगा आपका, जो है यहाँ पर क्या आएगा, निष्कर्ष आएगा। अब निष्कर्ष कई लोग 3 लाइन में बनाएंगे, नहीं बनाना है, 1 लाइन में ही बनाना है, 7 नंबर का।
अब अगर आपने निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो, क्या ये नहीं लिख सकते भाई साहब, ये निष्कर्ष जो है क्या है, एक जो मतलब धार्मिक जानकारी देता है, धार्मिक जानकारी देता है प्लस ऐतिहासिक जानकारी भी देता है, ऐतिहासिक जानकारी भी देता है। कैसे देता है, कुछ साबित करो। अरे भाई 16 के 16 महाजनपद बताता है। अब 16 महाजनपदों की जानकारी कितने स्रोतों में मिलती है, बहुत कम स्रोतों में मिलती है कि प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपद थे, वो जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो उनकी जानकारी देता है। एक प्रमाणिक जानकारी है ना, एक महत्व ना ये। और धार्मिक बातें भी मिलती हैं इसमें, या फिर ऐसा कह सकते हो कि गौतम बुद्ध की इसमें शिक्षाएं भी देखने को मिल जाती हैं कि कैसे जो है अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसके साथ में हिंसा करनी चाहिए। उपदेश हैं तो उपदेशों में गौतम बुद्ध जी ने जो अच्छी बातें बताई होंगी उनका होगा। अगर इनको आप फॉलो करोगे तो अच्छा आचरण होगा कि नहीं होगा, होगा निश्चित रूप से। अष्टांगिक मार्ग को अपना करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को निष्कर्ष बताइएगा, और निष्कर्ष से परिणाम को भी क्या है शामिल किया जा सकता है। मेरे पास में जगह होती तो निश्चित रूप से मैं कहता कि सुत्त पिटक, अतः जो है सुत्त पिटक जो है ऐतिहासिक जानकारी के साथ, धार्मिक जानकारी के साथ साथ ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत भी है। इनकी शिक्षाओं को, इसमें दी गई शिक्षाओं को सीख कर कोई समाज में बेहतर आचरण क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, हिंसा को रोका जा सकता है, और जो है समाज में जो है नैतिक आचरण को उत्पन्न किया जा सकता है। अगर इतनी बातें लिखते हो, परिचय भी है, निष्कर्ष भी है, मुख्य कंटेंट भी है, और जो है फैक्ट भी है, क्योंकि एमपीपीएससी एक प्रकार का फैक्ट को प्राथमिकता देने वाला एग्जाम है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी प्रकृति पर आप हमला नहीं कर सकते। अगर किसी की प्रकृति पर हमला करोगे तो वो अच्छा नहीं मानेगा, वो आपको जो है गलत मान लेगा। अगर इतनी चीज देते हो तो निश्चित रूप से आपको नंबर कितने मिलेंगे, 7 में से 5 या प्लस नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। अगर आप क्या कर देते हो, परिचय छोड़ देते हो, निष्कर्ष छोड़ देते हो, ये वन लिख दिया, तो आपकी शुरुआत जो है 2 नंबर से हुई, अधिकतम 3 नंबर के अंतर्गत जो है आपको 40-45% नंबर में रोक दिया जाएगा। अगर ऐसा लिखोगे तो निश्चित परसेंट ये जो है सिलेक्शन वाली कॉपी आपकी कहलाएगी, गारंटी है। क्योंकि इतना करना आसान नहीं है। मैंने भी जो है, मैं भी क्या है आपसे, आपके सामने बोलने से पहले जो है तैयार करता हूँ, उसे भी जो है कंटेंट देखता हूँ और प्रमाणिकता उसकी सर्च करता हूँ। और जो है चूंकि मैं ऑलरेडी जो है बहुत सारे प्रयास जो है लगभग 6 से 7 महीने आंसर राइटिंग जो है हर बार जो है मैंने की हुई है, दोनों एग्जाम में देने के बाद में, तो इसमें जो है काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ और कई 2-3 बार सिलेबस पढ़ चुका हूँ, तो मुझे जो है काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है। तो ये जो है क्या है, मतलब ये एक अनुभव का परिणाम है, अभ्यास का परिणाम है, और आप करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिएगा, और बता दूं कि ये अभ्यास सिखाने के लिए जो है मात्र कितने रुपए ले रहा हूँ, 299 रुपए ले रहा हूँ। और आपको जो है क्या है, टेस्ट सीरीज जो है एक डेली मतलब टारगेट के हिसाब से टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, और उसकी जो है आपको आंसर राइटिंग के लिए क्लास भी जो है देंगे। तो अगर आप इनमें जुड़ना चाहते हैं तो बहुत बड़ा प्राइज नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पैसा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ना है, आप फ्री भी जो है कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इतने का आप जो है हर महीने क्या करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे में क्या हो जाता है, पैसे देने से लोग भी जो है क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, और हम भी जो अपने ड्यूटी के प्रति क्या हो जाते हैं, ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। और जो चाहो फिर इसके बाद में आपको जो है जो मेंस वाले सीरियस बंदे होंगे वो क्या करेंगे, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के बाद जो है आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएंगे तो आप टेस्ट में भाग लेंगे। 5 तारीख को जो है कल, यानी कि पहला टेस्ट है। आप जो है अभी जो है टेस्ट चलते ही रहेंगे, आपको सिखाने को उद्देश्य है। चलिएगा, अब हम देखते हैं किसकी आज की जो आंसर राइटिंग के हमने सवाल दिए हुए थे, उन सवालों में से आपके थे जो 5 जो 2 मार्कर प्रश्न थे। हमने कल वाले सवाल की चर्चा कर ली, आज वाले की चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल है आपके पास में मानव संस्कृति, थोड़ी सा यहाँ पर देखेंगे, मानव संस्कृति नहीं होगी, यहाँ पर जो है मालवा संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न में क्या था, मालवा संस्कृति। ठीक है, अब मालवा संस्कृति की बात करें तो आपने बहुत सारा अंतर लिख दिया। देखिएगा, जो मालवा संस्कृति थी, क्या थी, जो मालवा संस्कृति थी ये क्या थी, तो पहले समझेंगे। अगर आप देखते हैं, आपने पाषाण काल पढ़ा हुआ है, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल देखेंगे तो इस ताम्र पाषाण काल में बहुत सारी संस्कृतियां विकसित हुई थी। कहो कौन कौन सी हुई थी, जैसे कि अगर महत्वपूर्ण संस्कृतियों में बात करें तो एक जो है आहड़ संस्कृति विकसित हुई थी। ठीक है, ये एमपीपीएससी आहड़ संस्कृति को लेकर और बालाथल संस्कृति को लेकर के प्रश्न पूछ चुका है। इसके अलावा आपको जो है एक ताम्र पाषाण काल में जो है जौरवे संस्कृति देखने को मिल जाएगी, महाराष्ट्र में जौरवे संस्कृति। और इसके अलावा जो है आपको एक जो है मालवा संस्कृति देखने को मिल जाएगी, मालवा संस्कृति। इसके अलावा आपको जो है एक कायथा संस्कृति भी देखने को मिल जाएगी। ये सभी की सभी क्या है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, और भी हैं, लेकिन उनमें से जो है सबसे खास संस्कृतियां हैं ये मालवा और ये हैं। चूंकि मालवा मध्य प्रदेश में है, आहड़ संस्कृति ये कहाँ पर पड़ती है, आपकी
आहर संस्कृति यह जो है आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। जौरवे संस्कृति जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। और मालवा संस्कृति जो है आपको मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। और कायथा संस्कृति भी आपको मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। इसमें से आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है मालवा संस्कृति। तो क्या पहला पॉइंट ये नहीं हो सकता कि मालवा संस्कृति जो है एक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है? इसका समय जो है आपको देखने को मिल जाता है 1800 ईसा पूर्व से लगा करके 1200 ईसा पूर्व तक का जो है आपको क्या देखने को मिल जाता है, बीसी का समय देखने को मिल जाता है। ठीक है। और अब क्या है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, तो ये एक लाइन में आना चाहिए आपका। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। साथ ही साथ में आप अगर जो इतिहास के प्रश्न में ये पॉइंट नहीं डालते हैं तो यकीन मानिएगा एग्जामिनर आपसे खुश नहीं हो सकता। और नंबर को बरसाने के लिए आपको एग्जामिनर को खुश करना जरूरी है। ठीक है, तो साक्ष्य बहुत जरूरी है। जो भी आपको साक्ष्य पता है कम से कम एक साक्ष्य दो। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में साक्ष्य देखेंगे तो मुख्यतः आपको बेहतर क्वालिटी के यहाँ पर मृदभांड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है तांबे की कुल्हाड़ी देखने को मिलती है, तांबे की जो है यहाँ पर चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो है साक्ष्य हो जाते हैं। अब जो है बता दीजिएगा कि इसके कौन कौन से स्थल थे। तो जैसे नौदाटोली हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा, एरण हो जाएगा, कायथा हो जाएगा। ये सभी कायथा बाद में जो है मालवा संस्कृति से अलग माने जाने लगता है, पहले शुरुआत में जो है साथ में ही था। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न हो जाएगा। देखते हैं तो इसमें यह क्या है, एक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। इसका समय जो है देखिएगा 1800 से 1200 है, 2000 भी मिल जाता है, कोई नहीं, बीच का समय है। तो 2000 से लगा करके जो है 1200 ईसा पूर्व तक का समय है। इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? आप कहेंगे नौदाटोली, महेश्वर, नागदा और कायथा क्या है प्रमुख स्थल हैं। साधन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, साक्ष्य जो है, इसके साक्ष्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ और मृदभांड जो है यहाँ पर क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। ये आपकी क्या हो जाएगी, मालवा संस्कृति जो है वो हो जाएगी। चलिएगा हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, जिसे कहते हैं आप टेराकोटा। क्या कहते हैं? जो दूसरा प्रश्न है उसे कहते हैं टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होता था, टेराकोटा को समझिएगा। टेराकोटा क्या होता था, जैसे हम टेराकोटा की चर्चा करें। टेराकोटा टेराकोटा क्या होता था कि जैसे आपने क्या किया, यूं मान लीजिएगा मुझसे बनता, बचपन में निश्चित रूप से खेला होगा भाई, मैंने तो जो है इन टेराकोटा से खेला हुआ है बचपन में। और चूंकि गांव में जो है संस्कृति होती है कि खेला जाता है, तो वहाँ पर कच्ची मिट्टी सबसे पहले ली जाती है। जो कुम्हार समाज होता था वो क्या करता था, कच्ची मिट्टी से जो है विभिन्न प्रकार की क्या करता था, आकृतियां बनाने का शुरुआत करता था। अब इन आकृतियों को जो है बाद में क्या किया जाता था, आग से जो है पका दिया जाता था। और ये जो है लाल कलर के बन जाते थे। मतलब इसमें क्या क्या बनाए जाते थे, कई बार जो है इसमें जो है छोटे छोटे के घोड़ा हो जाते थे, चकरिया हो जाती थी, खिलौना हो जाते थे। तो ये सब खिलौना कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं। जिसे इतिहास की भाषा में बर्तन मत लिखिएगा, आप जो है मृदभांड लिखिएगा। इतिहास में ये शब्द ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो टेक्निकल शब्द जो है आपको अपने आंसर राइटिंग में डालने हैं, जो कि जिस विषय के होते हैं। तो बर्तन की जगह पर यहाँ पर मृदभांड लिखिए। इसके अलावा जो है अन्न भंडार के लिए भी क्या किया जाता था, इनका जो है प्रयोग किया जाता था। बहुत बड़े बड़े प्रकार के मृदभांड होते थे, आपने घरों में देखा भी होगा। मटकी वगैरह जो है उसमें गेहूं वगैरह कुछ ऐसे जो है आटा ऐसे जो है बहुत सारी चीजें रखते थे। ठीक है, तो ये जो है बता सकते हैं कि ये जो है सामग्री बनाई जाती थी। अब ये जो है पूरे के पूरे प्राचीन काल में प्रचलित मिलता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसके पहले से देखी जाती है। तो ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अन्यथा प्राचीन काल से भी जो इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा का अर्थ बता दीजिएगा। पकी हुई मिट्टी से निर्मित आकृतियां, क्या कह सकते हैं, कच्ची मिट्टी से निर्मित आग में पकाई हुई आकृतियां। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मिट्टी की आकृतियां जो आग में पकी हुई हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा बात बताएंगे कि इसका जो है इससे मतलब इसकी प्रक्रिया क्या होती थी। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले कच्ची मिट्टी, उसके बाद डैश लगा सकते हैं, फिर जो है आकृति बनाई जाएगी। ठीक है, आकृति, और आकृति के आगे लिख सकते हैं आग से पकाना। ठीक है, तो प्रोसेस टाइप की जो हो जाएगी, मतलब निर्माण की प्रक्रिया हो जाएगी, कैसे जो है निर्माण करते थे। और फिर जो है क्या निर्माण किया जाता था, उदाहरण बता देंगे। तो ये जो है आपका हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो पकी मिट्टी की जो वस्तुएं होती थी उन्हें क्या कहते थे, टेराकोटा कहा जाता था। इनका निर्माण कैसे करते थे, तो कच्ची मिट्टी की जो है आकृतियों को ढालकर जो है पकाया जाता था। ठीक है, और क्या क्या बनाते थे, क्या महत्व, इसमें जो है मूर्तियां बनाई जाती थी, खिलौने बनाए जाते थे, मृदभांड बनते थे। मनके क्या होते हैं, जो सजने की जो माला की जो है क्या होती हैं, एक हिस्से होते हैं, गुड़ियां होती हैं, इनको बोलते हैं। माला के एक एक गुड़ियां जो होती हैं उनको मनके बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टेराकोटा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, और अगला है हमारे पास में वैदिक साहित्य। अब देखिएगा वैदिक साहित्य में भी क्या किया, कई लोगों ने क्या कर दिया, गलती कर दिया बहुत सारा। वैदिक साहित्य की जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं वैदिक साहित्य,
जब हम वैदिक साहित्य की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वैदिक साहित्य है तो साहित्य का मतलब क्या होता है, जो प्राचीनतम पुस्तकें हैं। तो बताइएगा कि वैदिक साहित्य जो है, कह सकते हैं कि आप जो है 1500 से लगा करके जो 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के मध्य में जो लिखा गया साहित्य है उसी को क्या कहेंगे, लिखा गया साहित्य को आप क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे वैदिक साहित्य। क्योंकि जो है वैदिक काल का समय ही क्या है, इतना है। तो ये हो जाएगा पहला लाइन। दूसरी लाइन जो है आपकी हो जाएगी इसमें कि वैदिक साहित्य का जो है अन्य नाम क्या है, ये तो बता सकते हैं ना, कि वैदिक साहित्य को जो क्या कहा जाता है, इसे जो है श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद जो है पहले सुन सुन करके आगे बढ़े हुए हैं। जैसे गुरु जी हैं, उसने अपने शिष्य को सुना दिया, फिर अपने शिष्य ने अपने शिष्य को सुना दिया, फिर बाद में बहुत बाद में क्या किया गया है, इनका लेखन किया गया है। तो इसे जो है वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य भी कह सकते हैं। और इसी में जो है डैश करके यहाँ पर बता दीजिएगा कि इनकी भाषा क्या है, तो भाषा में आप बताएंगे संस्कृत हो जाएगी। इसके अलावा बताएंगे कि वैदिक साहित्य के प्रमुख भाग कौन कौन से, इसमें क्या क्या आते हैं। कई लोगों ने क्या किया, वेद भर बता दिए, वेद भर नहीं है। वेद में नाम लिखने की बजाय ऐसा लिख दीजिएगा वेद, फिर जो है वेद हो जाएगा, वेद कॉमा लगा दीजिएगा, डैश लगा दीजिए, वेद हो जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, वेद ब्राह्मण, फिर हो जाएंगे आरण्यक, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। ये जो है क्या है, क्रम है, ये पूछ भी लेता है आपसे सभी एग्जामों की। वैदिक साहित्य को क्रम से स्थापित किए, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर जो है बाद में हो जाएंगे आपके उपनिषद जो है हो जाएंगे। तो ये क्या है, इनका क्रम है, तो देख लीजिएगा कैसा लिखना है आपको कि वैदिक साहित्य जो है 1500 से लगाकर 600 ईसा पूर्व में लिखा गया क्या है, साहित्य है। अन्य नाम इसे क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य भी कहते हैं। और इसकी भाषा जो है आपकी क्या है, संस्कृत हो जाएगी। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, या प्रमुख भाग कह सकते हैं, वेद हो जाएंगे सबसे पहले, फिर उनके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एकमात्र क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 में से 2 नंबर जो है लिख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, एक भी नंबर नहीं आपका कटेगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखेंगे निश्चित रूप से आप समझ जाइए। आंसर राइटिंग में सिर्फ एक बात ही, ऐसा नहीं कि आपको 10 शब्द देना है तो भाई एक लाइन लगा के 10 शब्द लिखिए। कम से कम 3 आयाम आपकी मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 3 तरह की अलग अलग जानकारी जो है होनी चाहिए। अब जो है अशोककालीन सड़कें, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ये बाद में जो क्या हो जाता है। यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, प्रश्न ये है, आपने जो है अगर लिखा होगा तो आपको पता होगा, इसका प्रश्न ये है कि ऑक्सफोर्ड जो है पद्धति, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पद्धति, इसको भी जो है बहुत लोगों ने क्या है, गलत कर दिया। अब ऑक्सफोर्ड पद्धति क्या होती, भाई सिंधु घाटी सभ्यता की ये पद्धति है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पद्धति क्या होती थी कि सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते हैं, इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन जानते हैं, ये अपने नगर नियोजन के लिए क्या जानी जाती है, जानी जाती है। और इसकी जो सड़कें होती थी वो क्या करती थी, एक दूसरे को जो है कैसे काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। तो ये जो 90 डिग्री पर काट रही हैं, उनका जो चौराहा बनता है, इसी को क्या कहा जाता था, जो इनका सड़क का विन्यास है, जो चौराहा बनता था एक 90 डिग्री पर काटता हुआ, उसी को क्या कहते थे, ऑक्सफोर्ड मेथड कहा जाता था। यानी कि इनकी सड़कों के निर्माण की जो एक मतलब व्यवस्था होती थी, इसमें सड़कें क्या होती थी, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। इसे जो है जाल पद्धति भी कह देते हैं, इसे विसात शतरंज की विसात पद्धति भी कह देते हैं। इसी को जो है ऑक्सफोर्ड मेथड या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, जो ऑक्सफोर्ड मेथड है या सड़क पद्धति है, तो ये कि हड़प्पा कालीन सड़क निर्माण की व्यवस्था हो जाएगी। सड़क जो है 90 डिग्री पर काटती थी। और क्या आप ऐसा नहीं बता सकते हैं कि जब सड़कें जो है 90 डिग्री पर काटती हैं, सीधी रेखा में बनी होती हैं, तो इसमें आसानी से क्या है, नजर रखी जा सकती है कि बहुत दूर तक देखा जा सकता है कि सामने से कौन आ रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत लंबी जो है निगरानी कर सकता है। साथ ही साथ में ऐसी में जो है एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम रहती है। साथ ही साथ में जो है जो पानी वगैरह होता है बरसात का, वो भी क्या होता है, आसानी से बह जाता है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ वर्तमान में सड़कें जो है भर जाती हैं, उनका नाली से पानी नहीं अच्छे से निकल पाता है, शहरों में बाढ़ आती है, तो ये प्राचीन भारत में इंजीनियरिंग का जो है, वर्तमान इंजीनियरिंग के मुंह पर तमाचा है एक प्रकार का। ठीक है, और ये भारत को सिखा रहा है, भारत को ही नहीं विश्व को सिखा रहा है। तो कह दीजिएगा एक पॉइंट में विशेष जाके, भारत में इंजीनियरिंग कला का जो है सबसे बेहतर उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है या अद्वितीय उदाहरण है। सीखना चाहिए इससे जो है हमारे समाज को, वर्तमान इंजीनियरिंग को, जो इतिहास के जिनकी पन्नों में ऐसी उपलब्धियां दर्ज हैं, वो आज जो है अंग्रेजी की पढ़ाई करके, इंग्लिश की पढ़ाई करके, विदेशों से इंजीनियर बन करके जो है ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ये पॉइंट जरूर देने हैं, ये वो पॉइंट है जो आपको क्या कर देंगे भाई, नंबर बरसा देंगे आपके।
बहुत सारी कॉपी होती है एग्जामिनर के पास में चेक करने के लिए, लेकिन आपकी कॉपी को ही 2 नंबर, 2 में से 2 100% नंबर क्यों देगा? कुछ तो बेहतर होना चाहिए। जब बेहतर होगा ना तो 2 में से 2 देगा, और आपके जैसा अगर किसी में नहीं मिलेगा तो उसे जो मिलेंगे आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, आप जो उससे आगे हो जाएंगे। 100 में 100% नहीं लाना है सिलेक्शन के लिए, आपको बस अपने जो साथ में दौड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा करना है। चलिएगा, अंतिम प्रश्न है आपके पास में जो है महाजनपद। ठीक है, अब यहीं से जो है सीखना है कि बनती हुई जो चीजें हैं उन्हीं को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। अब महाजनपद क्या था? आप जानते हैं कि जब जो महाजनपद काल था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय आया, कौन सा? 6वीं शताब्दी जो है बीसी का समय था। इसे महान हलचल का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान हलचल का युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक और क्या हो रहे थे, धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। जो वैदिक धर्म क्या हो गया था, अतिवादी हो गया था, उसके खिलाफ में जो है लगभग 64 प्रकार के नवीन संप्रदायों का उदय हुआ था। और इन्हीं संप्रदायों में जो कौन थे, जैन और बौद्ध जो है क्या थे, दो जो है सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म थे। बौद्ध हो गया, जैन हो गया, अजीवक हो गया, चारवाक हो गया, ठीक है, नियतिवादी हो गए। ऐसे बहुत से संप्रदाय थे, लगभग 64 प्रकार के संप्रदाय थे। जहां एक तरफ क्या हुआ, धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जहां पहले वैदिक काल में ये चलता था कि एक काम को करवाने के लिए आपको ये मंत्र करवाना ही होगा, आपको एक यज्ञ संपादन करने के लिए 52 प्रकार के पुरोहितों की आवश्यकता होगी, आप समुद्र यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो लोग धार्मिक गतिविधियों में इतने ज्यादा संलिप्त हो गए कि वह जो है अपना मूल काम भूल गए। तो ये धार्मिक क्षेत्र में जो है सुधार हुआ। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो पहले इकाई क्या हुआ करती थी, राजनीतिक क्षेत्र में हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिले दूसरी तरफ। और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या थे कि पहले जो है उत्तर वैदिक काल में जो इकाई हुआ करती थी, जनपद, उन छोटे छोटे जनपदों को जीत करके क्या है, एक बहुत बड़े जनपद बनाए गए। क्या बनाए गए? बड़े जनपद बनाए गए। इन्हीं जनपदों को क्या कहा गया है? महाजनपद कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी थी? 16 जो है इनकी संख्या थी। अब ऐसा ये हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लोहा का आविष्कार जो है हो चुका है। क्या हो चुका है? लोहा का आविष्कार हो चुका है। और लोहा के आविष्कार ने एक तरफ तलवारों का निर्माण किया, तो दूसरी तरफ जो है कुल्हाड़ी का निर्माण किया। कुल्हाड़ी से जो क्या किया गया, जंगल को काटकर खेत बनाए गए। अब राजा जो है अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई करता था। राजा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र जो है हड़पने की कोशिश करता था। क्षेत्र हड़पेगा तभी तो उसके पास में ज्यादा उत्पादन होगा, तभी तो राजा मजबूत होगा। तो बड़े बड़े क्षेत्र हड़पे गए और जो है बड़े जनपद बनाए गए। इन्हीं को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। इस समय को द्वितीय नगरीकरण का समय भी कहा जाता है, जब ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। तो इन 16 महाजनपदों में क्या था, कुछ जो है बहुत शक्तिशाली जनपद थे। तो बताइए क्या लिखेंगे महाजनपद में? ये कह सकता हूं ना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजनीतिक इकाई थी, क्योंकि 3 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न में आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले इसका जवाब दिया जाए क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बता देना है क्यों या कैसे, और तीसरे नंबर में बता देना है आपको जो है इसका उदाहरण बता दीजिए, कोई विशेष पॉइंट बता दीजिए। लेकिन ये हेडिंग नहीं डालनी है, ये आपको बातें मन में रखनी है अपनी। ये सोच करके जो है आपको पहली लाइन लिखना है, ये सोच करके आपको दूसरी लाइन लिखना है, ये सोच करके तीसरी लाइन लिखना है, ठीक है। आई होप जो है आप क्या चीज समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, इधर जो महाजनपद है यहाँ पर लिखा गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो है एक राजनीतिक इकाई है, बिल्कुल सही है। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या जो है 16 है। मैं डैश करके लिख सकता था, केवल जो है 16 बस लिख सकता था, लेकिन एक स्मार्ट आंसर राइटिंग वही है कि जिसमें मैंने बता दिया कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है 16 थी। मैंने साथ ही साथ में साक्ष्य भी यहाँ पर बता दिया है कि इसमें वर्णित है, इसमें प्रमाण के तौर पर जो है 16 संख्या वर्णित है। साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि साक्ष्य जो है कहाँ से लिया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है 16 महाजनपद दिए गए, और अंगुत्तर निकाय अभी हमने जो सुत्त पिटक पढ़ा था उसका एक भाग है। अब जो ये 16 महाजनपद थे उनमें से जो है प्रमुख महाजनपद थे 5, मगध, वत्स, अवंती, काशी, कौशल, ठीक है। कौशल जो है क्या हो जाएंगे, ये जो क्या थे, श्रेष्ठ महाजनपद थे। तो ये जो है हमने क्या किया, आज की क्लास में ये आंसर राइटिंग सीखी, और हर दिन जो है हम क्या करते रहेंगे, इसी प्रकार से सीखते रहेंगे। और अगर आप निश्चित रूप से सीखना चाहते हैं भाई, तो एक अवसर दीजिएगा। मात्र और मात्र क्या है आपके पास में 299 रुपए का, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। आप सिर्फ रील्स देखने के लिए क्या कर लेते हैं, इतना खर्चा कर लेते हैं। और मैं वादा करता हूँ भाई, गारंटी लेता हूँ, इसकी जो मेंस की टेस्ट सीरीज की कीमत होती है ना, कीमत होती है इसकी, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करते हैं तो इसकी कीमत जो है आपको कम से कम जो है 5,000 से 7,000 रुपए देखने को मिल जाएगी। कम से कम बता रहा हूँ, ये ऑफलाइन की कीमत और ज्यादा होगी भाई, 10-12 हजार भी होगी। और इसमें क्या किए जाते हैं, 5 या 10 टेस्ट जो है प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि वही कॉपी चेक करने में बहुत समय लगता है।
और आपको आंसर राइटिंग नहीं वहाँ पर कोई सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है कि आपको कैसे लिखना है। आपको सिर्फ क्या किया जाता है, एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, पैटर्न लिखा होता है, आपको उसको लिखना होता है और अपनी कॉपी जो है कोचिंग में जमा कर देते हैं, कॉपी जो है चेक होती है, आपको वापस मिल जाती है, बस इतना काम होता है। लेकिन आपको हर बात पर जो है मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो स्वीकार कीजिएगा हमारे जो है इस प्रयास को, अच्छा लगे तो निश्चित रूप से जुड़िएगा और जो है सीखिएगा, वरना हम तो क्या कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।